Hello everyone. This is most beautiful session of entire soil mechanics. We are going to see effect of seepage flow on effective stress. In its previous live session, we have discussed effective stress, right? And it has very simple definition. Effective stress in a cross section is equal to total stress in that cross section minus pore water pressure acting in the same cross section. Effective stress, total stress minus pore water pressure. How to measure total stress? Simply total weight acting on cross section divided by cross sectional area. This is the total stress minus pore water pressure. It is measured by a simple stand tube of piezometer. Insert a stand tube to the point where pore water pressure is required. Just measure the rise of liquid, rise of water in the standpipe, and rho water G that rise is pore water pressure. So we can easily calculate effective stress at any level or cross section. But in this session, especially we are going to see the effect of seepage flow on effective stress. If fluid is flowing, so flowing fluid will increase or decrease effective stress in the condition where fluid is not flowing. तो सीपेज फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से जो है ना इफेक्टिव स्ट्रेस का बढ़ जाना, घट जाना, और इससे जो है ना एक जुड़ा हुआ फेनोमेनन है दैट इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन, जिस पर हमारे गेट में सिंगल मार्क के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। उसको हम डिफाइन करेंगे, क्विक सैंड कंडीशन, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ सीपेज ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस। First, we define total head at any point because this total head and its decrement will decide fluid flow. Right? Water flows in the direction of decreasing total head. तो इसलिए जो है ना वाटर के डायरेक्शन को, मूवमेंट के डायरेक्शन को चेक करना हो तो देखो किस डायरेक्शन में टोटल हेड डिक्रीज कर रहा है। फ्लो टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। हाई टोटल हेड से लो टोटल हेड की तरफ फ्लो होगी। तो इसलिए हम पहले टोटल हेड को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन ऑफ फ्लो। जिस डायरेक्शन में टोटल हेड डिक्रीज करेगा उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, और वो जो डिक्रीज हुआ है उस डायरेक्शन में होने वाले लॉस को ओवरकम करने में कंज्यूम हो गया है, राइट। उस डायरेक्शन में फ्लो होने के पास होने के लिए जो उसकी एनर्जी लॉस होगी वो है उसके पास, इसलिए हो रही है उस डायरेक्शन में। तो टोटल हेड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। We know that laminar flow occurs during the seepage in soil and the velocity is very small. Therefore, for seepage analysis, we can say that total head is simply pressure head plus diatom head. जिस टोटल हेड की वजह से फ्लो हो रही है
वो टोटल हेड मेनली जो ना प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड का सम है, क्योंकि इसी का जो ना इस सम का जो डिक्रीमेंट होगा जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। क्योंकि वेलोसिटी बहुत स्मॉल है, तो इसलिए वेलोसिटी हेड एवरीवेयर सेम होंगे, तो उसका चेंज होने से कुछ नहीं हो रहा है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है। एक्चुअल में जो ये सम वैल्यू देगा और इसका डिक्रीमेंट जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में फ्लो होगी, बिकॉज सीपेज वेलोसिटी इज वेरी स्लो एंड इसको जो ना एवरी प्लेस पर हम एवरी पॉइंट पर सेम समझेंगे, राइट। जो हम जिस टोटल हेड के डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि जिधर डिक्रीमेंट होगा जिस डायरेक्शन में उधर ही फ्लो होगा, उसमें प्रेशर हेड एंड एलिवेशन हेड का कंट्रीब्यूशन है, राइट। प्रेशर हेड इज मेजर्ड बाय पीजोमीटर। इन अदर वर्ड्स प्रेशर हेड इज पोर वाटर प्रेशर पर यूनिट वेट। पोर वाटर प्रेशर पी अपॉन जो है ना, अगर प्रेशर हेड निकालना हो पोर वाटर के करस्पॉन्डिंग पोर वाटर प्रेशर हेड, तो पोर वाटर को हम जो है ना पोर वाटर प्रेशर को सिंबल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू अपॉन रो वाटर जी, याद है ना, पी अपॉन रो वाटर जी इज इक्वल टू क्या लिखते हो, एच लिखते हो। एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एग्जिस्टिंग, तो एच डेप्थ पर जो है ना प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा एबव एटमॉस्फेयर, या जो है ना गेज प्रेशर यहाँ पर क्या होगी, तो आप क्या करते हो, जो इंक्रीमेंट होगी यहाँ पर जो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगी, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जीरो समझ ले तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगी, रो वाटर जी एच। हाइड्रोस्टेटिक लॉ से जानते हो ना ये, आप यहाँ पर पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो राइज होगा वाटर का अप टू फ्री सरफेस यहीं तक होगा, राइट। इस लेवल तक इंसर्ट करोगे तो यहीं तक राइज होगा, तो राइज ऑफ वाटर इन द पीजोमीटर इनटू रो वाटर जी, रो वाटर जी को ही तो जो ना यूनिट वेट ऑफ वाटर बोलते हैं, राइट। अब यहीं से पी अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू एच, तो पोर वाटर प्रेशर हेड क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर क्या है अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, दिस इज पोर वाटर प्रेशर हेड, राइट। पोर वाटर प्रेशर हेड। Elevation head is the vertical distance between the point under consideration and the datum line or datum plane. Clear? चलिए इस सीपेज फ्लो को देखते हैं, राइट। दिस इज द सॉइल मास एंड हियर वी हैव कंक्रीट डैम, राइट। तो सॉइल मास हमारा पोरस है, तो फ्लो जो है ना इस साइड से इस साइड में होगी, क्यों होगी, क्योंकि इधर टोटल हेड ज्यादा इधर टोटल हेड कम है। कैसे, क्योंकि इस साइड में जो है ना वाटर लेवल देख लो यहाँ पर है, और इस साइड जो है ना वाटर लेवल यहाँ तक है, तो इधर टोटल हेड इधर के टोटल हेड से ज्यादा होगा, तो सीपेज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। अब आइए हम टोटल हेड जो है ना इस पॉइंट ए पर कंसीडर करने जा रहे हैं, टोटल हेड इस पॉइंट ए पर क्या होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, पॉइंट ए पर एक पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे, तो पीजोमीटर में वाटर का राइज कितना होगा, इतने हाइट तक का राइज होगा, और ए का जो ना एलिवेशन हेड कितना है वो ये है इस डायटम से, दिस इज अ डायटम कंसीडर्ड इन दिस प्रॉब्लम टू मेजर टोटल हेड। तो इस डायटम के रेस्पेक्ट में जो है ना ए का एलिवेशन हेड कितना होगा, H3, और ए के पास आप पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो ए में जो वाटर लेवल जो होंगे वो कहाँ तक होंगे, यहाँ तक होंगे, यानी H1। तो पीजोमेट्रिक हेड H1 है एंड H3 इज एलिवेशन हेड, द टोटल हेड एट ए इज इक्वल टू H1 प्लस H3। Similarly, we can calculate total head at B. Insert a piezometer up to point B. You will see rise of water in the piezometer inserted to this point B is for H2. इतना ही rise होगा H2 and the elevation head of point B is H3. Right. Total head at B H2 plus H3. Right. H1 plus H3 is greater than H2 plus H3. So
फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड की तरफ होगा। जो हेड लॉस आपको दिख रहा है वो कितना का है, H1 प्लस H3 माइनस H2 प्लस H3, ये हेड लॉस हुआ है। कितने लेंथ में, सपोज कर जो है ए एंड बी के बीच में हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रही है, ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस एल है, तो हेड लॉस जो आपका हुआ है, इधर का हेड माइनस इधर का हेड, राइट, यानी कि H1 माइनस H2, दिस इज द हेड लॉस टेकिंग प्लेस इन एल लेंथ ऑफ फ्लो। एल लेंथ सीपेज फ्लो का है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो जब तक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट नहीं होगा, जब तक जो है ना टोटल हेड का लॉस नहीं होगा, तब तक फ्लो नहीं होगा, राइट। टोटल हेड डिक्रीज जिस डायरेक्शन में करेंगे उसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो फ्लो जो है ना ए से बी की तरफ होगी, हाई टोटल हेड टू लो टोटल हेड। ये तो हम लोगों ने फ्लो को समझा है कि फ्लो किस डायरेक्शन में होती है। फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम अ हाई total head to low total head. When water is seeping through the soil, total head is dissipated due to viscous friction, producing a frictional drag in the direction of flow on the soil particle. जब इस डायरेक्शन में हमारा जो ना वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमारा जो ना हेड इसलिए लॉस हो रहा है क्योंकि जो सॉइल पार्टिकल्स है इस पर जो ना विस्कस फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उस भाई जो है ना सॉइल पार्टिकल्स जो है ना इधर मतलब कि अपने जगह पर है, फ्लो हो रही है, तो जो है ना वाटर के द्वारा जो है ना सॉइल के पार्टिकल्स पर जो है ना फोर्स लगेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, विस्कस फोर्स। क्योंकि जो है ना सॉइल का वो लेयर जो सॉलिड पार्टिकल से चिपक गया है ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन, वो जो है ना सॉइल पार्टिकल का जो मोशन है वो रेस्ट में है, वो हो जाएगा, और वो लेयर जो है ना एडजेसेंट वाटर लेयर पर लेयर के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगाएंगे। तो जिसके कारण जो है ना आप फाइनली देखोगे सॉइल पार्टिकल्स पर इस सीपेज फ्लो की वजह से फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट हो रही है। समझ में आ गई, ड्रैग फोर्स लग रही है। इतना तो क्लियर हो गया। दिस ड्रैग फोर्स रिजल्ट्स इन सीपेज फोर्स ऑन सॉइल मास विच एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो इस प्रकार सॉइल पार्टिकल्स को चाहेगा ये फ्लोइंग वाटर फ्लो के डायरेक्शन में लेकर जाए, उस पर फोर्स लगा रही है, राइट। सीपेज फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, अगर सीपेज फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो क्या करेगा वो, इफेक्टिव स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। एंड सीपेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या करेगा वो, इंक्रीज करेगा, उसमें एडिशन जाके कर देगा। फ्लो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो हमारा जो है ना इफेक्टिव इफेक्टिव जो है ना स्ट्रेस क्या है, टोटल स्ट्रेस, किसी पॉइंट पर टोटल स्ट्रेस कितना है, यानी किसी प्लेन में टोटल फोर्स कितना वेट लग रहा है, किसी किसी जो है ना क्रॉस सेक्शन में कितना वेट लग रहा है, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया टोटल स्ट्रेस, राइट, माइनस नीचे से जो है ना बायन फोर्स कितनी लग रही है, वो पोर वाटर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग है। तो नेट जो है ना उसका वेट जो है वो इफेक्टिव स्ट्रेस कहलाती है। यानी कि जो नेट वेट किसी क्रॉस सेक्शन पर कितना लग रहा है अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। तो नीचे की तरफ है, इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे की तरफ एक्ट हो रही है। अगर जो है ना सीपेज फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो तो क्या करेगा वो, सॉइल पार्टिकल्स को इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो ड्रैग फोर्स अप्लाई करेगा, तो नेट जो है ना डाउनवर्ड फोर्स को रिड्यूस कर देगा कि नहीं, राइट। तो सीपेज फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड विल डिक्रीज द effective stress and seepage force acting vertically downward will increase the effective force। अगर जो है ना फ्लो जो है ना ऊपर से नीचे हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है तो किसी क्रॉस सेक्शन में हम बात करते हैं, एक तो जो है ना उसके एबव कितना जो है ना वेट है, उस वेट के चलते जो है ना जो वेट फोर्स है, और साथ ही साथ नीचे से पोर वाटर प्रेशर बायंट फोर्स लग रही है, तो नेट जो है ना कितना नीचे लगा, प्लस जो है ना सॉइल पार्टिकल्स को जो सीपेज फ्लो है वो खुद जो है ना ड्रैग फोर्स नीचे की तरह ही लगा रही है, तो किसी प्लेन में जो है ना जो फोर्स अब आएगी ड्यू टू सीपेज के कारण वो बढ़ा हुआ होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाएगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूस भी हो सकती है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ भी सकती है,
डिपेंड करता है कि जो है सीपेज फ्लो की डायरेक्शन क्या है। अगर वर्टिकली अपवर्ड है तो इस केस में इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज करेगी, वर्टिकली डाउनवर्ड है इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करेगी, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना, हम सीपेज फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और जहां ये एक्सप्रेशन दिखाई देगा हम कह देंगे दिस इज कंट्रीब्यूशन और दिस इज एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस इन इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर। हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखेंगे, एडिशन इफेक्ट और रिडक्शन इफेक्ट देखेंगे सीपेज का। तो पहले तो है ना सीपेज फोर्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी एक्सप्रेशन कैसी होती है। वो टर्म जहां देखेंगे कि यस अगर प्लस में है तो इसमें जो है ना इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो गई है, और वो माइनस के फॉर्म में है तो इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज कर गई है। तो वो पहले सीपेज का कंट्रीब्यूशन तो देख लूँ, सीपेज फोर्स क्या होती है वो तो देख लिया जाए, सीपेज स्ट्रेस तो देख लिया जाए। स्ट्रेस बढ़ना और घटना सीपेज की वजह से कितनी होती है वो तो कैलकुलेट कर लिया जाए। उसके लिए हमारा ये है बात का डिस्कशन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही कंफर्टेबल और इंजॉइंग टाइप का होगा। आप इजीली जो है चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, राइट। डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर अ सॉइल मास ए बी सी डी स्क्वायर इन शेप ऑफ डायमेंशन बी। ये हमने जो है ना सॉइल मास स्क्वायर शेप का जो है ना कंसीडर किया। ये क्लियर दिख रहा है आपको? स्क्वायर है तो ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, और डेप्थ जो है ना 1 ले लेते हैं, 1 यूनिट डेप्थ हमने ले लिया। क्लियर? ए एंड डी सेम लेवल में है, तो पीजोमीटर ए एंड डी पर इंसर्ट करोगे। ये सॉइल सैचुरेटेड सॉइल मास में हम देख रहे हैं, क्योंकि जहाँ सीपेज फ्लो होगी वो सॉइल मास क्या होंगे, सैचुरेटेड होंगे, सबमर्ज्ड होंगे। तो हमारा जो है ना वाटर टेबल के नीचे का ये कंसीडर किया हुआ सॉइल मास है। तो पॉइंट ए पर हमने पीजोमीटर लगाया, तो वहां पर पोर वाटर प्रेशर कितना, उसकी वजह से पीजोमीटर में वाटर का राइज होगा, और उतना ही वाटर का राइज जो है ना ये पीजोमीटर जो डी पॉइंट पर कनेक्ट किया गया उसमें भी होगा। क्लियर? यहाँ पर भी डालेंगे तो उतना ही राइज होगा, यहाँ पर भी डालेंगे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो है ना सेम एलिवेशन में है। इस कंसीडर्ड जो हमारा सॉइल मास है, राइट। सिमिलरली जो है ना बी डिस्टेंस के बाद हमारा जो है ना ये पॉइंट बी है, एंड सी भी बी डिस्टेंस पर भी है इस लाइन से, या इस पॉइंट से ये इतना बी डिस्टेंस पर है, और इससे ये बी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ इन सब जगह पर कहीं भी पीजोमीटर लगाओगे तो सेम राइज इतना होगा। तो आप देखोगे कि बी लेंथ का फ्लो हुआ तो हेड का ड्रॉप कितना का हो गया, ए पर जो है ना ए चाहे इस लाइन पर कहीं भी जो है ना जो हमारा हेड है वो इतने हाइट के करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पर जो है ना हेड इतना हो गया, तो हेड का ड्रॉप इतने का हुआ है। यही हमारा डेल्टा एच हेड लॉस है ड्यू टू सीपेज फ्लो इन दिस डायरेक्शन। So this is the direction of seepage, and in the direction of seepage head decreases by delta h in b length, right? तो आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यहां से आई कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा एच अपॉन बी। दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डेल्टा एच अपॉन बी। डियर फ्रेंड्स, इन सब जगह पर पीजोमीटर, इस जितने सारे पॉइंट है इस लाइन पर सब पर पीजोमीटर इंसर्ट करो। इंसर्ट करके सब में देखोगे राइज ऑफ वाटर सेम लेवल तक होगी, यानी कि हर जगह जो ना पीजोमेट्रिक पोर वाटर प्रेशर सेम है, तो हर जगह पोर वाटर प्रेशर हमने सेम दिखाया। पोर वाटर प्रेशर जब डेप्थ में नीचे जाएंगे तो पोर वाटर प्रेशर जो है ना थोड़ा सा बढ़ जाएगी, थोड़ा सा पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। यूनिट डेप्थ अंदर गए तो अब क्या हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर बढ़ा हुआ, पोर वाटर प्रेशर भाई ए 1 यूनिट डिस्टेंस अंदर गए तो पोर वाटर प्रेशर कितना से, गामा वाटर यानी रो वाटर जी इंटू 1, इतना से पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रेशर प्रिज्म बना, ये प्रेशर प्रिज्म आपको बना। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सिखाया था, राइट, जब हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की स्टडी कर रहे थे। तो इस प्रकार आपका जो ना ये प्रेशर प्रिज्म बना हुआ है।
सिमिलरली जो है ना, इस फेस पर भी हम प्रेशर प्रिज्म जो है कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो इधर से जो है ना प्रेशर क्या लगेंगे, देख लो इस डायरेक्शन में लगेंगे ऐसे। 4 वाटर प्रेशर वो कितना हो जाएगा वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। 1 यूनिट नीचे इतना से बढ़ जाएगा 4 वाटर प्रेशर, राइट। 4 वाटर प्रेशर थ्रू आउट यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम रहेंगे। देखो सब सेम है कि नहीं, 4 वाटर प्रेशर सेम है कि नहीं, क्योंकि सब सेम ही लेवल में। कहीं भी पीजोमीटर डालोगे इतना ही वाटर राइज करेगा, जितना इसमें राइज किया जितना इसमें किया उतना ही राइज करेगा। इसलिए 4 वाटर प्रेशर यहाँ पर मैंने सेम दिखाया है। और उसको बोला यूबी यूबी यूसी, चाहे इस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर 4 वाटर प्रेशर सेम रहेंगे, वही 4 वाटर प्रेशर सेम दिखाया। उसी प्रकार जो है इस लाइन पर कहीं भी 4 वाटर प्रेशर सेम रहेंगे, और यहाँ के 4 वाटर प्रेशर में थोड़ा सा ऐड कर दोगे गामा वाटर इंटू 1, तो ये बढ़ा हुआ 4 वाटर प्रेशर निकल जाएगा। 2 प्रेशर प्रिज्म निकल गए, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, डेफिनेटली जो है ना हमारा प्रेशर इस डायरेक्शन में रिड्यूस कर रहा है। वो यहाँ पर जो है ना इस डायरेक्शन में प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, 4 वाटर प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, तो डेफिनेटली जो है इसकी जो वॉल्यूम होगी इससे ज़्यादा होगी। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ प्रेशर प्रिज्म क्या बताता है, फोर्स इस पर लगे हुए फोर्स को बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रेशर प्रिज्म ये निकालो, इस प्रेशर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालो, दोनों का डिफरेंस देखो। Difference in seepage force is equal to difference in volume of pressure prism. The volume of pressure prism is a very simple task to get the volume of this pressure prism. इसकी ये फेस की एरिया निकालो, फेस की एरिया निकालो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरी वॉल्यूम निकल जाएगी। ये एरिया निकालना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इसका और इसका एडिशन करो, तो ये यूए है और ये यूए प्राइम है ना, या यूडी प्राइम है। ए प्राइम और डी प्राइम दोनों सेम पोर वाटर प्रेशर लेवल पर है। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू साइड 1 हो गया, यानी कि यू ए प्लस यू ए प्राइम बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स यू ए प्राइम, वो क्या है आपका 1। और इधर एरिया निकल गई है इस फेस की, ट्रापेजियम की एरिया निकल गई, और इनटू ये बी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस प्रेशर प्रिज्म, जो इस पर लगने वाले फोर्स को, नेट फोर्स को बता रहा है। इसी प्रकार इसका भी वॉल्यूम निकाल लो, तो यू बी प्लस यू बी प्राइम बाई 2 1 इंटू बी, दोनों का डिफरेंस ले लो। देखो सेम चीज है, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस हमें चाहिए। वो यहां से मिलके आ जाएगा। एनर्जी इक्वेशन बिटवीन ए एंड बी के बीच में एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं। 4 वाटर प्रेशर हेड, राइट, ए एंड बी सेम हाइट पर है, सेम ए एंड बी सेम लेवल में है ना, इधर वाला हमारा जो था ए एंड बी सेम लेवल पर है, तो ये जो है ना एलिवेशन हेड ए एंड बी का दोनों का सेम हो गया। दोनों जगह वेलोसिटी जो ना फ्लो की सीपेज वेलोसिटी सेम है, तो वो भी खत्म हो गए, राइट। और बीच में इतना हेड का लॉस हुआ है, ए से बी के बीच में फ्लो हुआ है तो उसके लॉस हुआ है, तो ठीक है, ये एनर्जी कैसे समझ में आ रहा है। तो यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी इज इक्वल टू गामा वाटर डेल्टा एच। जो प्रेशर हेड का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच के बराबर है ना, तो प्रेशर पोर वाटर प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इतने के बराबर हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली यू ए प्राइम माइनस यू बी प्राइम आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू ए प्राइम क्या है, यू ए प्लस गामा वाटर इंटू 1 है। यू बी प्राइम क्या है, यू बी प्लस गामा वाटर इंटू 1 है। तो इसका जब डिफरेंस लोगे तो क्या मिलने वाला है, यू ए माइनस यू बी, एंड यू ए माइनस यू बी क्या है, गामा वाटर डेल्टा एच। बात समझ में आया। तो फ्रेंड्स जो है ना ये क्या देगा वैल्यू, आप यू ए बाई 2 प्लस यू ए प्राइम बाई 2 माइनस यू बी बाई 2 माइनस यू बी प्राइम बाई 2
इंटू बी, 1 इंटू बी रहने दो, राइट। तो यूए माइनस यू बी, ये आपका क्या, यूए माइनस यू बी, ये क्या है आपका डेल्टा एच गामा वाटर डेल्टा एच बाई 2 हो जाएगा, यूए माइनस यूबी बाई 2 ये हो जाएगा, प्लस यूए प्राइम माइनस यूबी प्राइम बाई 2, ये भी गामा वाटर डेल्टा एच बाई 2 हो जाएगा। क्या निकल गया, गामा वाटर डेल्टा एच आया, इंटू 1 इंटू बी, ये 1 इंटू बी, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, 1 इंटू, राइट। तो ये हमारा जो है ना सीपेज फोर्स हो गया। सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, उस एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी है, तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हैं, उस एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी है, बी, बी इंटू 1, बी, बी इंटू 1, राइट। गामा वाटर और डेल्टा एच अपन बी हमने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बताया था आई। तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट गामा पर यूनिट वॉल्यूम जो है ना, इतना फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लगेगा सॉइल मास पर। ये क्लियर समझ में आई, यूनिट वॉल्यूम पर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो सीपेज फोर्स कितनी लगती है, आई गामा वाटर। अगर वाटर हमारा फ्लो कर रहा है और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है ना आई है, तो पर यूनिट वॉल्यूम सीपेज फोर्स कितनी लगी। तो इस डिस्कशन से फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या डिराइव किया है कि भाई अगर ये सॉइल मास है, सैचुरेटेड सॉइल मास है, सैचुरेटेड सॉइल मास है, तो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये सैचुरेटेड सॉइल मास है, इसकी जो भी वॉल्यूम है, जो भी वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज कर लो ए है और ये जो है ना एच है, तो वॉल्यूम क्या हो गई, ए इंटू कैपिटल एच ले लो, कैपिटल एच, ए इंटू एच वॉल्यूम हो गई। तो सीपेज फोर्स इस पर कितना लगेगा, सीपेज फोर्स यानी कि ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टोटल हेड कितना लगेंगे, तो आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, आई गामा वाटर, वाटर की फ्लो हो रही है, इनटू इसकी वॉल्यूम कितनी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दिस, राइट। तो फ्रेंड्स ये एच लेंथ का जो है ना ये एलिमेंट है। तो फ्रेंड्स जो सीपेज फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो आई गामा वाटर एच सीपेज फोर्स। ये सीपेज फोर्स जो है ना ये क्या कर दिया, स्ट्रेस, सीपेज के कारण स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, ये आपका जो है ना इतना हो गया, स्ट्रेस ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, यानी आई गामा वाटर इंटू एच। अब यही जो है ना अगर एच डेप्थ नीचे फ्लो करेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस को इतना से बढ़ा देगा, आई गामा वाटर एच से बढ़ा देगा। अगर फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होगा एच लेंथ में, तो इतना अमाउंट से इफेक्टिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इतना फोर्स जो है ना ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे होती है, राइट। तो नीचे में से कितना ये रिड्यूस कर दिया, इतना ही वैल्यू से रिड्यूस कर दिया। सीपेज के कारण जो स्ट्रेस जो है ना ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है, उससे हमारा क्या हो जा रही है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ या घट जा रहा है। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, तो एच लेंथ अगर फ्लो हो गया सॉइल मास में, तो आई गामा वाटर इनटू एच से इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा देगा, ग्रेन ग्रेन के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएंगे फ्लो की वजह से। अगर फ्लो हमारा नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस नीचे लगती है, ग्रेन ग्रेन के बीच में जो स्ट्रेस है वो नीचे की तरफ लगती है, तो उसमें क्या करेगा, इतना वैल्यू से आई गामा वाटर एच से रिड्यूस कर देगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इतना से रिड्यूस कर देगा। बात समझ में आया। तो अभी तक हमने ये लर्न किया है कि आई गामा वाटर इज सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। चलिए इतना हमने लर्न किया। अब जो है इन्फ्लुएंस को देखते हैं एक्चुअल सिचुएशन में। इफेक्ट ऑफ सीपेज फोर्स ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, अपने आप वो टर्म आपको दिखाई देना चालू कर देगा। इफेक्टिव स्ट्रेस अपने जो सिंपल टेक्निक है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर,
उससे हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे और देखिएगा फ्लो का इफेक्ट क्या आने वाला है। केस 1 हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन, नो फ्लो कंडीशन। यहाँ पर जो है ना किसी भी तरह का फ्लो नहीं हो रहा है। ये जो वॉल्व आपको बॉटम में दिख रहा है, बॉटम में जो ये दिस इज द सॉइल मास, यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉइल मास है एच हाइट का, राइट। ऊपर जो है ना H1 हाइट में केवल वाटर ही फील्ड है, इतने वाले स्पेस में जो है ना वाटर फील्ड है, दिस इज द फ्री सरफेस, राइट। वॉल्व जो है ना बॉटम का क्लोज्ड है, जिसके कारण जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो नहीं हो रही है, राइट। सो दिस इज नो फ्लो कंडीशन। यहाँ पर जो है ना वाटर हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में है, राइट। तो फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इधर से इधर या इधर से इधर, इधर इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, कहीं भी वाटर फ्लो इसलिए नहीं हो रहा है कि हर पॉइंट पर टोटल हेड सेम है, बिकॉज फ्लो टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टोटल हेड। तो टोटल हेड जिस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा उधर ही फ्लो करेगा। तो हर पॉइंट पर जो है ना टोटल हेड सेम है, इसीलिए फ्लो जो है ना नहीं हो रहा है, किसी पॉइंट से किसी पॉइंट की तरफ नहीं हो रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पर टोटल हेड सेम है। देख लो, रियलाइज कर लो, क्यों कहोगे कि ऐसा नहीं है। हम कंसीडर करते पॉइंट ए, पॉइंट सी एट जेड डेप्थ below point A and point B at the bottom of this soil mass. Dear students, हमें पोर वाटर प्रेशर मेजर करना हो तो क्या टेक्निक है? सिंपली इंसर्ट अ पीजोमीटर एट दैट पॉइंट and measure the rise of water in the piezometer, rho water into rise of water in the piezometer. This is the this is the pore water pressure. तो A पर मुझे पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है, तो हम A पर पीजोमीटर डाला तो देखा कि जो है ना इसमें वाटर का राइज यहाँ तक हुआ है। सी पर मुझे पोर वाटर प्रेशर मेजर करना है, तो पीजोमीटर डाला, यहाँ पर देखा जो है ना राइज जो है ना वाटर का यहाँ तक हुआ है। बी के पास जो है ना पीजोमीटर डाला तो यहाँ तक आया है। देखोगे कि एकदम जो ये फ्री सरफेस है ना वहीं तक सारे के लेवल जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में है। ऐसा आप एक जगह और देखते हैं, दिस इज अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, राइट। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी इन दिस लेयर एंड दिस इज पॉइंट सी। आप पीजोमीटर यहाँ डालोगे तो भी दिस इज फ्री सरफेस, तभी भी जो है ना यहाँ पर वाटर इसमें जो राइज होंगे अप टू फ्री सरफेस होंगे। पीजोमीटर जो है ना यहाँ इंसर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में है, वाटर लेवल जो है ना पीजोमीटर के अंदर जो फ्री सरफेस है उसी से मैचिंग करता जाएगा। और यहाँ डालो, राइट। इस केस में भी जो है ना पीजोमीटर के अंदर जो वाटर लेवल होगी वो मैच करता होगा फ्री सरफेस से, राइट। सब में जो है ना सेम जाएगा, क्योंकि वाटर इन स्टैटिक कंडीशन, वाटर इज नॉट मूविंग, राइट। इसीलिए जो है ना पीजोमीटर, जितने पीजोमीटर लगे हुए सब सेम रिकॉर्ड करेंगे, वही कहानी यहाँ पर है। तो जो प्रेशर हेड है, पोर वाटर प्रेशर अपॉन गामा वाटर, है ना, पोर वाटर प्रेशर अपॉन गामा वाटर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर हेड। इस पॉइंट पर कितना है, कितना जो है ना हाइट राइज किया है, यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर यू ए, पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू यू ए इज इक्वल टू कितना जो है ना राइज किया है, रो वाटर जी, और राइज कितना है H1, गामा वाटर H1, H1 इज इक्वल टू यू ए अपॉन गामा वाटर। ये क्या है, पोर वाटर प्रेशर हेड एट पॉइंट ए। तो वो जस्ट कितना पीजोमीटर में राइज हुआ है इस पॉइंट से एबव, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोर वाटर प्रेशर हेड और सिंपली प्रेशर हेड H1 हो जाएगा पॉइंट ए पर। और फ्रेंड्स जो है ना हम इसे डायटम लाइन कंसीडर कर रहे हैं, तो जो है ना एलिवेशन हेड पॉइंट ए की कितनी हो जाएगी, एच एलिवेशन हेड हो जाएगी, एंड प्रेशर हेड और पोर वाटर प्रेशर हेड हमारा H1 हो गया। वो पीजोमेट्रिक जो पीजोमीटर में कितना हाइट राइज किया है वही हमारा जो है ना प्रेशर हेड है और पोर वाटर प्रेशर हेड है, राइट। H1 राइज किया है,
तो H1 and this is AH. H is elevation head, so total head at A is equal to H1 plus H. Now we calculate total head at point B. B तो B के करीब में जो पीजोमीटर इंसर्ट किया गया है उसमें वाटर इस लेवल तक राइज किया है, स्टैटिक कंडीशन में है, यहाँ तक राइज करेंगे। तो ये टोटल जो हमारा हाइट है यही हमारा क्या है, प्रेशर हेड एट बी, पोर वाटर प्रेशर हेड एट बी। वो और कितना है, H प्लस H1। पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट बी क्या है, H प्लस H1 एंड एलिवेशन हेड बी का कितना है, यही हमारा डाटा में तो 0 है। तो दोनों को ऐड करोगे तो टोटल जो है ना हेड आपको निकल के आ रहा है H1 प्लस H। अब हम पॉइंट सी की बात कर रहे हैं। पॉइंट सी पर जो पीजोमीटर इंसर्टेड है उसमें जो है ना कितना हाइट तक वाटर राइज किया है, तो Z प्लस H1, Z प्लस H1, दिस इज प्रेशर हेड एट सी। डियर स्टूडेंट्स, एंड एलिवेशन हेड सी का कितना है, टोटल हाइट H है, इसमें से इतना सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा H माइनस सी, H माइनस जेड, H माइनस जेड, ये जेड कैंसिल होगा, H प्लस H1। तो आप देखोगे कि किसी भी पॉइंट पर टोटल हेड जो है ना H प्लस H1 है, हेड डिफरेंस कहीं है ही नहीं, इसलिए फ्लूइड फ्लोइंग है ही नहीं। तो जो अब स्टैटिक कंडीशन में होता है, फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में होता है, यानी कि फ्लूइड मूविंग नहीं होता है, तो हेड, इसका मतलब हेड का डिफरेंस कहीं है ही नहीं। बात समझ में? दिस फिगर शोज अ टैंक फिल्ड विद सबमर्ज्ड सॉइल। ये जो कि सबमर्ज्ड सॉइल का निशानी क्या है, दिस इज द ग्राउंड वाटर टेबल, और ये हमारा सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन है, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो है ना पानी ही पानी है। तो सबमर्ज्ड कंडीशन को बता रहा है, with no seepage occurring because valve of base is closed, hence total head of water remains same at all point A, B, C and anywhere, total head same रहेगी। ठीक है, अब इस वाले केस में हम टोटल स्ट्रेस ABC पर, पोर वाटर प्रेशर ABC पर, दोनों का डिफरेंस इफेक्टिव स्ट्रेस ABC पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो इसके एबव जो है ना कितना वेट है अपॉन इसकी एरिया, इसके सपोज कर लो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना हमारा क्या है, A है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इस लेयर के एबव, AH1। वॉल्यूम जब निकल गई तो इस वॉल्यूम में कितना वेट है वो कैलकुलेटर जो इस प्लेन में एक्ट कर रहा होगा, इस प्लेन में जो वेट एक्ट कर रहा है, जो वेट फोर्स एक्ट कर रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जिसमें पॉइंट ए है, इसके एबव कितना जो है ना मास है, इसके एबव कितना मास है। डियर फ्रेंड्स, आप यूनिट वेट एक टर्म है जिसको जानते हैं कि वेट इन किलो न्यूटन और न्यूटन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वेट, ये केवल यहाँ पर वाटर ही वाटर है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है A इंटू H1। यूनिट वेट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इस एलिमेंट का वॉल्यूम कितना हो गया तो इसमें टोटल इसका वेट कितना हो गया, ये हो गया। ये वेट पूरी जो है ना इस वाले क्रॉस सेक्शन में एक्ट हो रही है, इस वाले क्रॉस सेक्शन में टोटल वेट एक्ट हो रही है, राइट। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन में टोटल, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर जो है ना टोटल स्ट्रेस गामा वाटर H1 हुआ। लो, गामा वाटर H1 टोटल स्ट्रेस, यानी टोटल स्ट्रेस जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा यहाँ पर टोटल स्ट्रेस, यहाँ तक कितनी वॉल्यूम है A इंटू, सपोज कर लो ये x है, तो A इंटू एक्स, तो x जो है ना 0 से लेकर H1 तक बढ़ रहा है। तो देखो 0 से लेकर H1 तक कैसे इंक्रीज हुआ, H1 0 से लेकर H1, गामा वाटर 0 से लेकर गामा वाटर H1 तक हमारा ये टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है। अब जो है ना हम बात करने जा रहे हैं पॉइंट सी पे, जो जेड डेप्थ पर है इससे, तो इतना अब इसमें इस वाले प्लेन में कितना टोटल वेट लग रहा है, तो इतना तो वेट लग ही रहा था, गामा वाटर H1, इतना तो वेट केवल वाटर का था, ये वाटर था। और ये जो है ना कौन सा है, सैचुरेटेड सॉइल मास है। सैचुरेटेड सॉइल मास की जो है ना यूनिट वेट कितनी होती है, गामा सेट, और इसकी वॉल्यूम कितनी है A इंटू जेड।
तो इसकी जो है ना टोटल वेट निकल गई, इसकी टोटल वेट निकल गई, दोनों को ऐड कर दिया तो ये इसकी वेट और इसकी वेट। अब इस क्रॉस सेक्शन में टोटल वेट जो लग रही है, इसका वेट प्लस इसका वेट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये देखो तो क्या आया, गामा वाटर H1 प्लस गामा सैट, ये सैचुरेटेड सॉइल मास है, तो सैचुरेटेड सॉइल मास हमारा सैचुरेटेड है, तो इसकी जो है ना मुझे चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट डियर फ्रेंड्स। तो हमने क्या निकाला, H1 गामा वाटर जेड गामा सेट, यहाँ की जो है ना टोटल स्ट्रेस। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल स्ट्रेस मुझे कैलकुलेट करना है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। इसके एबव जो है ना टोटल वेट कितना है डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्लेन, इसके एबव टोटल वेट कितना है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क टू गेट इट। ये जो है ना वाटर ही वाटर है, तो इसकी वेट कितनी है, गामा वाटर AH1, और इतने की वेट कितनी हो जाएगी, सैचुरेटेड सॉइल मास है, यहाँ से लेकर यहाँ वाटर टेबल स्टार्ट हो रही है, वाटर मतलब वाटर पूरी वाटर ही भरा हुआ है, तो वाटर ही भरा है, तो वाटर ही वाटर है, तो टेबल तो यहाँ से वाटर तो लेवल यहाँ पर है, या पूरी वाटर में, तो सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास इनटू ए इनटू ये पूरी हाइट कितनी है h, ये टोटल वेट इस प्लेन में हो गया डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस प्लेन, एरिया ऑफ दिस प्लेन, ये हमारा कैंसिल हो गया, और क्या गया, गामा वाटर H1 प्लस गामा सैट H, देखो तो इन दिस वे गाइस आप जो है ना टोटल यहाँ पर स्लोप चेंज होगी, यहाँ पर स्लोप थोड़ी सी चेंज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर केवल वाटर है और इधर जो है ना हमारा जो है ना क्या ऐड होने जा रहा है, सॉइल मास, सैचुरेटेड सॉइल मास आ रही है, स्लोप चेंज होगी, एकदम कंटिन्यूअस नहीं आएगा, क्योंकि गामा वाटर एंड गामा सेट सेम नहीं है कि सेम स्लोप आएंगे, स्लोप चेंज होंगे। गामा सेट क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है ना स्लोप ऐसे थोड़ी सी ऐसे आएंगे और फिर ऐसे भागेंगे, ठीक है, एक्चुअल डायग्राम ऐसे बनेगा। डियर फ्रेंड्स, वी हैव कैलकुलेटेड टोटल स्ट्रेस एट ए बी सी। अब हम क्या करते हैं, पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस निकल जाएगा। पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर जो है ना, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पोर्स में पानी, पानी ही पानी, ऊपर से लेकर नीचे तक पानी ही पानी, पोर वाटर प्रेशर। पीजोमीटर यहाँ डालोगे तो यहीं तक लेवल होगी, पीजोमीटर यहाँ तक इंसर्ट करोगे तो उसमें H1 राइज होगी, पीजोमीटर यहाँ इंसर्ट करोगे तो H प्लस H1 यहीं तक लेवल, सब देखे थे ना सेम लेवल तक जा रही है। तो गामा वाटर, पोर वाटर प्रेशर निकालना हो तो गामा वाटर A इंटू H प्लस H1, यहाँ पर निकल के आ गया, यहाँ पर पोर वाटर डिवाइडेड बाई A, तो पोर वाटर प्रेशर आपका जो है गामा वाटर H प्लस H, यहाँ पर निकालना है पोर वाटर प्रेशर, इट्स अ वेरी सिंपल, गामा वाटर वेट निकालो डिवाइडेड बाई एरिया कर लो, वाटर का केवल वेट निकालना, पोर वाटर का वेट निकालना, इसके अब कितना पोर वाटर होगा, गामा वाटर राइट A इंटू H1 प्लस जेड बाई A कर देना, राइट गामा वाटर H1 प्लस जेड। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर जो है ना पोर वाटर प्रेशर कितनी होगी, गामा वाटर कितना वाटर का वेट हो जाएगा A इंटू H1 अपन, पोर वाटर प्रेशर निकल, गामा वाटर H1 हो गई और यहाँ पर 0, राइट कुछ नहीं करना होता है, कितना जा रहा है, तो गामा वाटर आपको H1 कर देनी है, पोर वाटर प्रेशर निकल के आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो यहाँ तक तो पानी पानी था, सेम वेरिएशन दोनों में सेम है, तो ये जो है ना ये सबसेट होगा, खत्म कर देगा, 0 कर देगा, ऐसे स्टार्ट होगा। अब यहाँ से जो है ना अलग स्लोप पे स्टार्ट होने वाली है, यहाँ से अलग वैल्यू स्टार्ट होगी, बढ़ेगी वैल्यू, इसलिए का स्लोप ये ना होगा, स्लोप बढ़ा हुआ वाला होगा, अब ऐसे स्टार्ट होगा। इस सी लेवल में हमें देखना है, तो सी लेवल में टोटल जो है ना प्रेशर इतना है, और सी में जो है ना पोर वाटर प्रेशर इतना है, पॉइंट सी पर टोटल प्रेशर इतना है, पोर वाटर प्रेशर इतना है, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट सी, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, H1 गामा वाटर खत्म, और ये क्या बनेगा, गामा सेट माइनस गामा सेट माइनस गामा वाटर इंटू जेड, गामा सेट माइनस गामा वाटर, दिस इज कॉल्ड सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ये क्या कहलाता है,
सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास, क्योंकि सॉइल मास सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड गामा सबमर्ज्ड इनटू जेड हो जाएगी। ये इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा आपको सी में। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना अगर आप बात किया जाए बी में क्या होगा, राइट? तो टोटल स्ट्रेस माइनस जो है ना आप क्या कर देंगे, पोर वाटर प्रेशर बी पर क्या है, टोटल स्ट्रेस इतना है एंड पोर वाटर प्रेशर इतना है, दोनों का डिफरेंस ले लो। H1 गामा वाटर खत्म तो क्या हो जाएगा, H गामा सेट माइनस गामा वाटर, H गामा सबमर्ज्ड। तो इस प्रकार पोर वाटर प्रेशर आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो, इफेक्टिव स्ट्रेस कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो था जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा था। अब फ्लूइड जो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इधर से इनफ्लो हो रही है, आउटफ्लो इधर से हो रही है, ऐसे फ्लो कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये नो फ्लो कंडीशन में था इतना इफेक्टिव स्ट्रेस, अब आप देखोगे इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा हुआ कितना से, जितना सीपेज फोर्स लग रही है ना इतने सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया था, आई गामा वाटर, तो सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो सीपेज फोर्स पर वॉल्यूम क्या हो गई, एरिया इनटू हाइट, तो सीपेज फोर्स पर यूनिट एरिया ये इतना से बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, दिखना यहाँ पर सीपेज फोर्स बढ़ा हुआ, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस इतना से बढ़ा हुआ दिखेगा जितना सीपेज फोर्स लग रही है। देखो हम एनालिसिस कर रहे हैं। Downward flow condition. As shown in the figure, the valve at the bottom of the tank is open and downward seepage is allowed. Downward direction में flow हो रही है. A constant level of water in the soil is maintained by adjusting water supply at the top and outflow at bottom. जितना फ्लो कर रहा है ना उतना हम इधर से इनफ्लो करा रहे हैं ताकि जो ना ये टॉप लेवल पर वाटर का लेवल हमेशा मेंटेन रह रहा है। ठीक है, फ्लो कंटिन्यूअस जो है ना उसी डिस्चार्ज रेट से हो रही है। फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, ए से सी, सी से बी। तो ए से हाई पोटेंशियल, हाई जो है ना टोटल हेड ए पर होगा, उससे कम टोटल हेड सी पर होगा, और उससे कम जो है ना बी पर होगा टोटल हेड। टोटल हेड क्या होती है, पोर वाटर प्रेशर हेड प्लस एलिवेशन हेड। तो चलिए हम ए पर पीजोमीटर इंसर्ट करते, ए पर पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो यहाँ तक लेवल है, तो वाटर जो है ना यहीं तक जाएगी, जो फ्री सरफेस है यहाँ तक है, यह पूरी वाटर फील्ड है, इधर सॉइल मास आ रही है, दिस इज सॉइल मास, यहाँ तक वाटर ही फील्ड है। तो पीजोमीटर इंसर्ट करोगे तो वाटर जो है ना पीजोमीटर में इसी लेवल तक जाएगी। तो ए पर जो है ना आपका जो प्रेशर हेड है वो H1 है, और डायटम हेड कितना है, H है। दिस इज द टोटल हेड एट ए। सी पर टोटल हेड इससे कम आएगा तभी इधर से इधर फ्लो होगी। आइए, कम आएगा ना यहाँ पर, इसका मतलब क्यों कम आया, क्योंकि फ्लो के डायरेक्शन में हेड की लॉस होती है। तो दिया हुआ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई दिया हुआ है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा आई दिया हुआ है। ये क्या बताता है कि भाई हेड लॉस, हेड लॉस, हेड लॉस इन गिवन लेंथ ऑफ सीपेज फ्लो, लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है। तो फ्रेंड्स जो है ना हम ऐसा करते हैं कि एक पीजोमीटर हम टॉप पर इंसर्ट करते हैं, इस जगह पर ए पर सॉइल मास यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर तो वाटर ही वाटर है, यहाँ वाटर जो है ना वॉल्यूम क्रिएट किया गया। तो वन पीजोमीटर इज इंसर्टेड एट दिस पॉइंट एंड अनदर पीजोमीटर इंसर्टेड एट बॉटम। तो दो इसमें जो है ना वाटर का लेवल तो यहाँ तक होगा एकदम कंफर्म है, राइट? क्योंकि जो है ना ए से बी की तरफ फ्लो हो रही है, तो डेफिनेटली ए पर जितना हेड है उससे कम हेड बी पर होंगे। ए एंड बी से कनेक्टेड पीजोमीटर में अब वाटर का लेवल सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में था, नो फ्लो कंडीशन में था। बी पर पक्का जो है ना बी पर लगा हुआ जो पीजोमीटर है उसमें वाटर का लेवल ए पर लगे हुए पीजोमीटर के वाटर लेवल से कम होंगे, तो यहाँ तक आया। इसका मतलब ए से बी में टोटल हेड का लॉस कितना हुआ, दिस इज एच। ये हमने जो है ना लगा के देख लिया, ए एंड बी पर पीजोमीटर लगाया,
लेवल डिफरेंस दिखा, इसका मतलब ए एंड बी के बीच में टोटल हेड का लॉस हमारा पता चल गया, दोनों के लेवल डिफरेंस, राइट। तो ये हमारा एच है। कितने जो है ना सीपेज फ्लो लेंथ में हुआ है, वो एच में हुआ है। देखो यहां से लेकर यहां तक फ्लो एच, दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। पहले तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिफाइन कर लिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने आई जो है ना डिफाइन कर लिया, जो स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच है, सिंपल पीजोमीटर को इंसर्ट करके, राइट। यानी कि एच हाइट में, एच हाइट में, कैपिटल एच हाइट में टोटल हेड का लॉस कितनी हो रही है ड्यू टू सीपेज फ्लो स्मॉल एच, राइट। तो अगर हम ए से सी तक आएंगे जेड हाइट बेलो, तो इसकी वजह से हेड लॉस कितना होगा? हेड लॉस कितना होगा पर यूनिट सीपेज फ्लो लेंथ? दिस इज हेड लॉस एच अपॉन कैपिटल एच पर यूनिट सीपेज फ्लो लेंथ। तो जेड लेंथ में कितनी लॉस होगी, यूनिटरी लॉ लगा के कर लेंगे, तो ये लॉस हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक के बीच में जो हेड का लॉस होगा वो इतना हो जाएगा, और पीजोमीटर यहां पर लगा हुआ उसी लेवल डिफरेंस को बता देगा, यानी कि ये जेड लेंथ में कितना होगा भाई। टोटल एच लेंथ में इतनी हेड लॉस हो रही है, तो यूनिट लेंथ में कितनी हेड लॉस होगी? तो जेड लेंथ फ्लो होगी तो कितनी हेड लॉस होगी? यही हेड लॉस जो है ना, ये इस यहाँ और यहाँ लगे हुए पीजोमीटर में वाटर के लेवल डिफरेंस तो कर देंगे, और यही हमारा आई जेड है। बात समझ में आया ना? तो ये आपका जो है ना लेवल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। हाँ। ए पर आप जो है ना टोटल हेड निकालना चाहते हो, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। ए पर टोटल हेड क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हेड और पोर वाटर प्रेशर हेड पीजोमीटर के लेवल से पता चली जाएगी। H1 प्लस एलिवेशन हेड कितना है H, ये हो गया टोटल हेड एट ए। सी पर आप टोटल हेड निकालना चाहते हो, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। सी पर टोटल हेड, तो यहाँ देखो सी पर टोटल हेड ये कितना तक गया हुआ है, प्रेशर हेड पहले अकाउंट कर लो कितना तक गया हुआ है, ये कितना तक गया हुआ है, राइट। तो ये वाला टोटल हाइट पता है आपको, H1 प्लस जेड, ये टोटल, उसमें से इतना सबसेट कर दो माइनस एच अपॉन एच जेड, ये हाइट निकल गया। ये आपको जो है ना पोर वाटर प्रेशर हेड और प्रेशर हेड हो गया, और सी का जो है ना एलिवेशन डेटम से कितना है, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क एच माइनस जेड। तो यहाँ पर टोटल हेड सी पर निकल गया। बी पर टोटल हेड आप कैलकुलेट करना चाहते हो, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क बी पर। तो बी पर लगे हुए पीजोमीटर में वाटर का राइज कितने हाइट तक हुआ है, इतने हाइट तक हुआ है। ये हाइट इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट में से इतना सबसेट कर देते हैं, तो एच प्लस H1 माइनस आई, ये हाइट ये सिंपली एच है, एच एच प्लस H1 में से ये एच सबसेट कर दिए, ये आ गया, ये आपका जो प्रेशर हेड हो गया प्लस 0। तो इस प्रकार टोटल हेड निकाल सकते हो। आप देखोगे कि टोटल हेड डिक्रीजिंग है, इसलिए फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है। वही हमने यहाँ पर सेम चीज किया है, एच प्लस H1 माइनस एच, राइट। डियर फ्रेंड्स, अब हम जो है ना टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर एंड इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करते हैं। इधर तो वाटर है, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेंगे तो वेट जो है ना क्रॉस सेक्शन पर बढ़ते जाएगा। वेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा क्या कहलाएगा, टोटल स्ट्रेस। तो टोटल स्ट्रेस आपको बढ़ते बढ़ते जो है ना यहाँ पर क्या बन गया, H1 गामा वाटर है, राइट। अब क्या आ रहा है, इसके नीचे जो है ना सेचुरेटेड सॉइल मास आ रही है, सेचुरेटेड सॉइल मास आ रही है। तो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं, ऊपर से नीचे हो रही है ना फ्लो। तो H1 गामा वाटर तो जो है ना इतना वेट है ही, प्लस में जो है ना टोटल स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। H1 गामा वाटर इतना, ये वेट निकाल लो, ये वेट प्लस में
हमारा जो है ना ये वेट ऐड कर लो, तो हमारा क्या हो जाएगा, जेड गामा सेट। यहाँ पर निकालोगे तो ये वेट प्लस ये वेट, H1 गामा वाटर, और ये टोटल जो ना वेट हमारा क्या है, H गामा सेट। ठीक है, टोटल स्ट्रेस निकल गई। पोर वाटर प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं। पोर वाटर प्रेशर ये जो है ना हमारा चेंज हो गया है फ्लो के कारण, क्योंकि पिजोमेट्रिक हेड जो लेवल डिफरेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। पिजोमेट्रिक जो है ना लेवल डिफरेंस आ रही है, मतलब लेवल डिफरेंस आ रही है। तो पोर वाटर जो है ना हम पिजोमीटर से कैलकुलेट करते हैं, कितना हेड राइज हुआ है उसे निकालते हैं। टोटल स्ट्रेस तो जो है ना जैसा था वैसा ही आ गई। अब जो है ना हम क्या करते हैं, जो पिजोमेट्रिक जो लेवल है हर पॉइंट पर अलग अलग है। जब स्टैटिक था तो सब पर सेम था, पिजोमेट्रिक जो लेवल थी सेम थी, तो पिजोमेट्रिक हेड सबकी अलग अलग आ रही थी। तो हमारा साथ ही साथ वो जो है एलिवेशन हेड भी रिड्यूस हो रहा था, उसके ऊपर नहीं जाते हैं। आते हैं हम बात करते हैं कि भाई पिजोमीटर की रीडिंग से हमें जो है पिजोमेट्रिक पिजोमेट्रिक मतलब पिजोमीटर की रीडिंग से हमें पोर वाटर प्रेशर हेड कैलकुलेट होगा या पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट होगा सिंपली। टॉप पर पिजोमीटर लगाएंगे एकदम टॉप पर सबसे ऊपर, वहीं पर वाटर लेवल है तो जीरो। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पिजोमीटर में वाटर उसी लेवल से बढ़ता चला जाएगा। राइट, तो इस जगह पर जो है ना पोर वाटर प्रेशर हमें कैलकुलेट करनी है। H1 डेप्थ बेलो, तो कितना वेट है, गामा वाटर ए H1 अपॉन ए। ठीक है, अब आप कितना डेप्थ नीचे जाओ, H1 प्लस जेड नीचे जाओ। तो H1 तो जा रहा है केवल वाटर में और जेड जा रहा है वो सेचुरेटेड सॉइल मास में। ठीक है, तो सेचुरेटेड से क्या मतलब है, पूरी की पूरी वहां से लेकर वहां तक इंटरकनेक्टेड वाटर ही है। तो क्या लिखोगे, H1 प्लस जेड, H1 प्लस जेड, H1 प्लस जेड इतना नीचे आए। देख लो पीरियोमीटर जो लगा है वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा। H1 प्लस जेड, ये टोटल हो गया इतना, उसमें से ये सबट्रैक्ट कर दो। फ्लो की वजह से जो ना ये हेड का लॉस हुआ है ना, ये हेड का लॉस फ्लो की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना, जो यहाँ पर लगे हुए पीजोमीटर है उसमें लेवल कितना है वो मुझे चाहिए, उसमें गामा वाटर से मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो दिस H1 प्लस जेड माइनस दिस, और ये कितना है, Z1 में कितना लॉस होगा, आई जेड हेड का लॉस होगा, आई जेड, वही किया गया है। H1 प्लस जेड, H1 प्लस जेड माइनस हेड का लॉस कितना हुआ है, आई जेड का लॉस हुआ है इंटू गामा वाटर। ये हेड हुआ है उसमें गामा वाटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हाइट ऑफ वाटर है सपोज के लिए मानिए। वही जो ना बॉटम पर आएंगे तो H1 प्लस एच उतना ही नहीं है, और हेड लॉस कितना हुआ है, लेवल यहाँ आ गई है, यहाँ आ गई है। तो ये चाहिए मुझे पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए पीजोमीटर में हेड चाहिए। तो H1 प्लस एच माइनस दिस, ये रहा, इस हाइट को निकालना है। डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस जब ले लोगे फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी सिंपल, यहाँ से यहाँ तक तो जीरो कर देगा क्योंकि वाटर यहाँ से लेकर वाटर ही है। तो पोर वाटर ही हमारा टोटल वाटर टोटल स्ट्रेस है। यहाँ पोर वाटर जैसे जैसे बढ़ रहा है पोर वाटर प्रेशर, तो टोटल स्ट्रेस बढ़ रहा है केवल वाटर के चलते। लेकिन इधर जो है ना देखिए कहानी क्या है, इसलिए सबसेट होकर जीरो हो गया, इसमें से इसको खत्म, जीरो हो गया। अब ई सी पर देखते हो, H1 गामा वाटर, H1 गामा वाटर खत्म, जेड गामा सेट माइनस जेड गामा वाटर, तो जेड गामा सबमर्ज हो गया, जेड गामा सबमर्ज प्लस आई जेड गामा वाटर। ये जो एडिशनल आया है स्टैटिक वाले में देखोगे तो जेड गामा सबमर्ज है। जब नहीं फ्लो हो रहा था, जब नहीं फ्लो हो रहा था जेड गामा सबमर्ज था सी पर इफेक्टिव स्ट्रेस, लेकिन फ्लो हुआ है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जेड गामा सबमर्ज से इतना वैल्यू हमारा बढ़ गया। तो ये क्यों बढ़ा है,
ये जो हेड डिफरेंस हुआ है, वर्टिकल डाउनवर्ड मूवमेंट में जो हेड डिफरेंस हुआ, हेड डिफरेंस क्यों हुआ था? फ्लो हुआ था, इसलिए जो ना उस फ्लो के द्वारा जो रेसिस्टेंस है उसको ओवरकम करने में हेड का लॉस हुआ था। तो यानी फ्लो होगा तो सीपेज फोर्स जो है ना इन वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, तो इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेंगे, और ये बढ़ा हुआ ये किसके कारण हुआ है? सीपेज फ्लो के कारण हुआ है। तो हियर सीपेज फ्लो इंक्रीजेज इफेक्टिव स्ट्रेस। वर्टिकली डाउनवर्ड अगर सीपेज फ्लो हो रही है तो इतना बढ़ जाएगा। याद है ना, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने डिफाइन किया था, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज इक्वल टू आई गामा वाटर। ये हेड लॉस है, आई गामा वाटर। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? एच अपॉन कैपिटल एच। यानी कि टोटल हेड लॉस एच लेंथ में कितनी हो रही है? एच हो रही है। ए पर लगा हुआ पीजोमीटर में लेवल देख लो, एंड बी पर लगा हुआ पीजोमीटर में लेवल देख लो। ए पर लगा हुआ पीजोमीटर में लेवल ये है, बी पर लगा हुआ पीजोमीटर में लेवल ये है। दोनों के लेवल डिफरेंस हमारा एच है, और ए एंड बी के बीच में डिस्टेंस जो है ना एच का है। तो टोटल कैपिटल एच डिस्टेंस में स्मॉल एच का जो है ना हेड लॉस हुआ है, तो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो है ना हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई हो गया, आई इंटू गामा वाटर। दिस इज द सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब आइए, ऑफ फ्लो, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लो। यहां तक अगर फ्लो हुआ है तो कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लो हो गया है? कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लो हो गया है? यहां तक फ्लो हुआ है तो कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लो हुआ है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू जेड। सीपेज फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू जेड। जेड जेड हाइट तक फ्लो हो चुका है, ए एंड सी के बीच में कितने वॉल्यूम ऑफ फ्लो हुआ है? जेड तक ना, जेड तक की मेजर कर रहा हूं, तो ए इंटू जेड, क्रॉस सेक्शन सीपेज फोर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लो इज इक्वल टू आई गामा वाटर। सीपेज फोर्स अपॉन ए, आई गामा वाटर इंटू जेड। डियर स्टूडेंट्स, यही आई जेड गामा वाटर एडिशनल जो है ना सीपेज, ये सीपेज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस जो बड़ा है वो सीपेज फोर्स, सीपेज फोर्स पर यूनिट एरिया, सीपेज फोर्स पर यूनिट एरिया एट जेड डेप्थ, उसकी वजह से जो है ना क्या हुआ है? इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा है। राइट, इट्स वेरी सिंपल। तो इसी प्रकार जो है ना अगर मैं बॉटम पर बात करूं, तो बॉटम पर जो है ना इफेक्टिव स्ट्रेस नो फ्लो कंडीशन से कितना अधिक बढ़ जाएगा? आई गामा वाटर सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम टोटल फ्लो कितना हो चुकी है? ए इंटू टोटल एच सॉइल मास में। ये हो गया सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो सीपेज फोर्स भाई पूरे वॉल्यूम की, यानी बॉटम पर बात कर रहे हैं तो पूरी वॉल्यूम कंसीडर हो जाएगी अपन बॉटम की एरिया आई गामा वाटर इंटू एच। इतना जो है ना स्ट्रेस सीपेज फोर्स के कारण बड़ी है बॉटम पर, तो इतना ले जाकर देखो ऐड कर दिया गया आई एच गामा वाटर। ये जो है ना ये स्ट्रेस है सीपेज के कारण है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं कि भाई ये जो बढ़ा हुआ है वो सीपेज के कारण बढ़ा हुआ है, फ्लो के कारण जो है ना इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ गई है। यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड जो अगर होगी तो ग्रेन ग्रेन के बीच में जो है ना स्ट्रेसेस बढ़ जाएगी। बात समझ में आया? ये सारा चीज जो है ना हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। अपवर्ड फ्लो कंडीशन, और यहीं से क्विक सैंड कंडीशन हमारा डिफाइन किया जाएगा। क्विक सैंड कंडीशन, दिस इज हाइड्रोलिक कंडीशन। ये कोई टाइप नहीं है, क्विक सैंड इज नॉट अ काइंड ऑफ टाइप, दिस इज हाइड्रोलिक कंडीशन ऑफ सैंड सॉइल मास। सैंड इज सॉइल मास। क्विक ये क्ले सॉइल मास में क्विक सैंड कंडीशन नहीं देखने को मिलेंगे। हम सब डिस्कस कर रहे हैं, इसी पर हमारा जो है ना 1 1 मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब हमारा फ्लो जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। इसका मतलब नीचे जो है ना हेड, टोटल हेड ज्यादा होगा, ऊपर टोटल हेड कम होंगे, इसीलिए जो है ना हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। राइट, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो ग्रेन ग्रेन एक दूसरे को नीचे, मतलब भाई किसी प्लेन में जो ना देखोगे तो नीचे की तरफ इफेक्टिव स्ट्रेस लग रही है और ऊपर से सीपेज फोर्स लगेगा, तो अब क्या हो जाएगा? जो नेट इफेक्टिव मतलब कि जो नेट वेट नीचे की तरफ लग रही है, नेट वेट नीचे की तरफ लग रही है, और ऊपर सीपेज फोर्स लगेगा तो और वेट जो है ना रिड्यूस कर देगी।
यानी कि ग्रेन ग्रेन के बीच में जो है ना अब जो स्ट्रेस लगने वाले हैं वो कम हो जाएंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस को ये रिड्यूस करेगा। इस तरह का सीपेज फ्लो, सीपेज अपर डायरेक्शन में हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, पीजोमीटर इंसर्ट किया हमने बी पर, तो इसमें देखा कि भाई वाटर जो है ना इस लेवल तक गया है, और ए पर इंसर्ट करोगे तो यहाँ फ्री सरफेस है, यह वाटर ही वाटर है, और ये सॉइल मास है, तो यहाँ पर इंसर्ट करो तो यहीं तक जाएगा। तो लेवल ये जो डिफरेंस है वो एच है, या इजिली मेजर कर लेंगे। दिस एच लेवल डिफरेंस इज एक्चुअली हेड लॉस ड्यू टू फ्लो फ्रॉम बी टू ए, और कितना लेंथ है बी टू ए के बीच में एच, तो दिस इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने डिफाइन कर लिया। तो बी पर जो है ना पीजोमीटर लगाया तो ये इतना लेवल आया, और ए पर लगाएंगे तो यहीं तक आएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा एच है। इट मीन्स बी एंड ए के बीच में, बी से ए की तरफ जो फ्लो हुआ है उसकी वजह से हेड का लॉस हुआ है, वही हमारा ये एच है, और ये हेड लॉस टोटल कैपिटल एच डिस्टेंस में हुआ है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने डिफाइन कर लिया। अब सी पर हम बात करते हैं। सी पर जो है ना हम पीजोमीटर इंसर्ट करेंगे तो इसमें जो है ना वाटर इतना लेवल तक जाएगा, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो क्या है, ये डिफरेंस है कि फर्दर वाटर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये भी हेड को लॉस्ट कर देगा, राइट। यानी कि यहाँ से यहाँ फ्लो किया तो हेड का लॉस कितना हुआ, इतना का लॉस हुआ, राइट। यहाँ पर जब फ्लूइड है तो पिजोमीटर यहाँ तक आया हुआ है, पिजोमेट्रिक लेवल यहाँ तक है, यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फर्दर इतना का ये लॉस कर देगा। बात समझ में आया? तो फ्रेंड्स जो है ना ये एडिशनल हाइट कितना है, यहाँ से जब यहाँ जाएगा यानी जेड हाइट ऊपर जाएगा तो ये भी लॉस्ट कर देगा, ये वाला हाइट। यानी कि एच हाइट में जो है ना इतना का लॉस होता है, तो जेड हाइट में कितना का लॉस होगा, एच अपॉन एच इंटू जेड, यानी आई जेड। ये जो है ना आई जेड है, ये एडिशनल। बात समझ में आया? पूरा सेटअप तैयार? आइए अ, वही काम करते हैं। टोटल स्ट्रेस ए सी बी पर निकालते हैं, पोर वाटर प्रेशर ए सी बी पर निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस देखते हैं, और देखेंगे हमारा जो ये आई गामा वाटर जो हमारा सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ये टर्म अपियर हो जाएगा। नो स्लिप कंडीशन में ये टर्म नहीं रहेंगे, नो स्लिप करें, नो फ्लूइड मोशन कंडीशन में, नो फ्लो कंडीशन में ये टर्म नहीं रहेंगे, और फ्लो जब हुआ तो ये टर्म आएगा, और इस बार जो है ना ये डिक्रीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इफेक्टिव स्ट्रेस में, ये टर्म अपियर होने वाले हैं, राइट। तो फ्रेंड्स जो है ना टोटल स्ट्रेस कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। टोटल स्ट्रेस हम निकालेंगे, यहाँ पर जीरो, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो भाई वेट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, वेट कितना है, इतने का वेट कितना हो जाएगा, गामा वाटर इंटू ए इंटू एच वन अपॉन ए, तो गामा एच वन, यहाँ पर गामा एच वन हमारा टोटल स्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पर हम टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो ये वेट प्लस ये वेट कितना है, गामा वाटर ए एच वन, ये टोटल ये हो गया, और इतना क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड सॉइल है, ये सैचुरेटेड सॉइल है, वाटर के नीचे गामा सेट इनटू ए, कितना नीचे है जेड डिवाइडेड बाय ए, ये कैंसिल हो गया, तो गामा गामा वाटर एच वन प्लस गामा सेट जेड, ठीक है। ये हमारा जो है टोटल स्ट्रेस यहाँ निकल गया। यहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकालना हो तो टोटल वेट यहाँ पर क्या है, गामा वाटर ए एच वन, इतना वाटर है और ये पूरा सैचुरेटेड सॉइल मास है, गामा सेट ए, और ये जो है पूरा कितना है एच है, अपॉन ए, ए कैंसिल हुआ, गामा वाटर एच वन, गामा वाटर एच वन प्लस गामा सेट एच, गामा सेट एच। तो इस प्रकार जो है ना हम लोग यहाँ पर जीरो है, जीरो से गामा वाटर कैपिटल एच वन बना, यहाँ से जो है ना यहाँ तक आए गामा वाटर एच वन प्लस गामा सेट जेड बना, यहाँ से यहाँ तक आया गामा वाटर एच वन प्लस गामा सेट एच बना, राइट। पोर वाटर प्रेशर जो है ना आप कैलकुलेट कर लीजिए। पोर वाटर प्रेशर जो पीजोमीटर लगी हुई है हर पॉइंट पर, उसमें राइज को देखकर वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। पोर वाटर प्रेशर एकदम टॉप पर जो है ना जीरो होगी, और जैसे जैसे अप टू एच वन डेप्थ तक पोर वाटर प्रेशर एच वन गामा वाटर, पोर वाटर प्रेशर एच वन
गामा वाटर हो जाएगी, राइट, H1 गामा वाटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप नीचे जाओगे, अब नीचे जाओगे तो क्या हो रही है, सॉइल के थ्रू सीपेज फ्लो हो रही है और प्रेशर हेड का लॉस हो रहा है, हेड का लॉस हो रहा है, राइट, हेड का लॉस हो रहा है। तो पीजोमेट्रिक लेवल से जो है ना हम पोर वाटर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे। तो सी पर मुझे पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करनी है, राइट, सी पर। तो सी पर जो है ना लेवल कितना गया है, याद है ना, सी पर आप देखोगे जेड प्लस आई जेड है, आई जेड, जेड प्लस सी पर देखोगे कहाँ तक गया, जेड प्लस यहाँ से यहाँ तक जेड हो गया प्लस H1, जेड प्लस H1 इतना हो गया प्लस आई जेड। ये है आपका जो है ना इतना लेवल तक का है इनटू गामा वाटर, जेड प्लस H1 प्लस आई जेड, जेड प्लस H1 प्लस आई जेड गामा वाटर। इसी प्रकार यहाँ पर आप निकालोगे कि भाई पिजोमेट्रिक हेड कितना है यहाँ पर, ये पूरा जोड़ लो H प्लस H1, और ये है हमारा ये प्लस H टोटल हेड लॉस, या आई कैपिटल H भी बोल सकते हो, आई कैपिटल H, आई कैपिटल H, आई क्या है H अपॉन H इंटू H, तो H आ गया, राइट, इनटू गामा वाटर। तो हम जो ना पीजोमीटर के रीडिंग से पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट कर लिए। अब दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस लोगे देखो ये आई जेड गामा वाटर, आई एच गामा वाटर इस बार जो है ना रिड्यूसिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सीपेज के चलते जो है ना स्ट्रेस है जो इफेक्टिव स्ट्रेस को डिक्रीज कर रहा है। दिस इज इफेक्टिव स्ट्रेस इन नो फ्लो कंडीशन, इतना उसमें से इतना जो है ना सीपेज फ्लो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, तो क्या कर दिया है, ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में हुआ है, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ हुआ है, तो इतना जो है ना क्या हुआ है, इफेक्टिव स्ट्रेस का ड्रॉप हुआ है, और ये स्ट्रेस जो है ना सीपेज की वजह से हुआ है, सीपेज फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, बात समझ में आया। देखो ये रिड्यूसिंग इफेक्ट का है। अगर फ्रेंड्स जो है अगर ये जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो, ग्रेन ग्रेन के बीच में कोई भी इंटरग्रेनुलर फोर्स नहीं लग रहे हैं, तो ऐसा लगेगा ना, मतलब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, किसी भी लेवल में आप जाओ एक ग्रेन दूसरे ग्रेन पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, सब बॉयल कर रहा है, तो ये जो है ना बॉइलिंग कंडीशन कहलाती है, एंड दिस इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन, राइट। सो एच गामा सबमर्ज्ड माइनस आई एच गामा वाटर अगर जीरो हो जाए तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गई, यानी ग्रेन ग्रेन के बीच में कोई स्ट्रेस लग ही नहीं रहा है, एक ग्रेन दूसरे ग्रेन को कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा है, सॉइल मास रखा हुआ है, सब लग रहा है सस्पेंडेड है, सब अपने से सस्पेंडेड एक दूसरे पर। जबकि ऐसा क्या होता है, नीचे जाते तो आपको जो ना सॉइल का वेट आपके ऊपर लगता और आप लोड फील करते, लेकिन कहीं भी थ्रू आउट सॉइल मास ऑल सॉइल पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, क्योंकि सस्पेंडेड इसलिए हो गया क्योंकि वेट ऊपर से नीचे की तरफ लग रही थी और सीपेज फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ हो रही, तो सीपेज के कारण जो विस्कस फोर्स लग रहा है सॉइल पार्टिकल्स पर, उस विस्कस फोर्स के कारण सॉइल पार्टिकल्स अब सस्पेंडेड है, उसका वेट और उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स, वेट नीचे और उस पर लगने वाला विस्कस फोर्स ऊपर, दोनों बैलेंस हो गया, तो हर सॉइल पार्टिकल्स जो है ना तैरता हुआ दिखेगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन एंड इट इज अचीव्ड एट एनी लेवल, इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स जीरो, इफेक्टिव स्ट्रेस किसी लेवल में यहाँ पर करो चाहे यहाँ पर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो कर दिया, तो यहाँ से फ्रेंड्स जो है ना हमारा क्या मिल के आया, आई की वैल्यू जो है ना गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा वाटर, सबमर्ज क्या होती है, सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन गामा वाटर, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अगर जो है ना हेड लॉस पर यूनिट लेंथ अगर इतना के इक्वल है ड्यू टू अपवर्ड फ्लो थ्रू अ सॉइल मास, if head loss of flowing water per unit length of flow comes this, सैंड के पार्टिकल्स जो है ना एक दूसरे पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे और वो जो है ना सस्पेंडेड फील होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन, याद रहना चाहिए ये आईसीआर, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सबमर्ज्ड
unit weight upon unit weight of water, submerged upon submerged unit weight upon unit weight of water। अगर इस हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं होंगे, पार्टिकल्स जो है ना लगेंगे सस्पेंडेड है, बॉइलिंग करता हुआ है, एंड दिस इज कॉल्ड क्विक सैंड कंडीशन। और ये सैंड में ही पॉसिबल है, राइट क्योंकि अगर मैं क्ले सॉइल की बात करूं तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ग्रेन ग्रेन के बीच में स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस 10 पाई प्लस कोहेसिव स्ट्रेंथ, राइट डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है ना, नॉर्मल स्ट्रेस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में नॉर्मल स्ट्रेस खत्म हो गया, ये जीरो हो गया ड्यू टू दिस कंडीशन। अगर फ्लो इस क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से हो रहा हो, यानी कि पर यूनिट लेंथ ऑफ फ्लो अगर हेड का लॉस इतना के इक्वल हो, इतना के इक्वल हो, तो हमारा जो है ना क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाएगी। तो क्ले सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस तो जीरो हो गई, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस के इक्वल ही शियर स्ट्रेस नहीं होती है, यानी कि ये जीरो होने की वजह से ये जीरो नहीं होगा, अब ये बच जाएगा सी। एंड क्ले सॉइल में कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसलिए फ्रेंड्स शियर स्ट्रेस जीरो नहीं होंगे। शियर स्ट्रेस का जीरो होना वो सैंडी सॉइल में है, बिकॉज फॉर सैंडी सॉइल सी इज ऑलमोस्ट जीरो। सैंडी सॉइल में सी की वैल्यू जीरो होती है, कोहेसिव स्ट्रेंथ सैंडी सॉइल के नहीं होते, इसलिए अगर इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया तो शियर स्ट्रेस जो है ना जीरो हो जाएंगे, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएंगे और सैंड पार्टिकल्स बॉयल करता हुआ फील होगा। सो नो so quick sand condition is realized in sandy soil due to zero cohesive strength। क्ले सॉइल में इवन इफेक्टिव स्ट्रेस के जीरो होने से शियर स्ट्रेस जीरो होने वाले नहीं है, तो क्विक सैंड कंडीशन में शियर स्ट्रेस भी जीरो हो जाती है, राइट। तो शियर स्ट्रेस जो है ना आपको सैंडी सॉइल में ही जीरो होंगे ड्यू टू जीरो इफेक्टिव स्ट्रेस। क्ले सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेस के जीरो होने के बावजूद भी शियर स्ट्रेंथ रहता है, राइट। तो ये जो है ना सैंडी सॉइल में ही आपको देखने को मिलेंगे मित्रों, मेरे भाइयों। क्विक सैंड कंडीशन इन केस ऑफ अपवर्ड सीपेज फ्लो, इफ द अपवर्ड सीपेज फोर्स बिकम्स इक्वल टू द बायंट वेट ऑफ द सॉइल, यानी जितनी बायंट वेट है, टोटल वेट माइनस कोर वाटर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो अपवर्ड फोर्स आएगा, बायंट फोर्स आएगा, उसका जो ना डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, इफेक्ट टोटल वेट हो जाएगा। अगर वो जीरो हो जाए तो फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, तैरता हुआ फील हो रहा है। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमने दिखा दिया। क्विक सैंड इज नॉट अ सैंड, इट इज अ हाइड्रोलिक कंडीशन। इफेक्टिव स्ट्रेस थ्रू द सॉइल बिकम्स जीरो, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गया तो जो है ना शियर स्ट्रेंथ सॉइल की उस समय जीरो हो जाती है, सैंडी सॉइल की जीरो हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस 10 प्लस 10 इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सैंडी सॉइल, क्योंकि सैंडी सॉइल के पास कोहेसिव स्ट्रेंथ नहीं होता, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो जाती है। क्विक सैंड कंडीशन में शियर स्ट्रेंथ उसकी जीरो हो जाती है। आराम से जो ना जैसे चाहोगे मूव कर लोगे, एकदम आराम से मूव हो जाएगा, पूरी सॉइल मास को जैसे चाहोगे हटा दोगे, क्योंकि टीयरिंग कराना जो है ना इसलिए इजी हो गई है अब, क्योंकि सब जो है ना तैरता हुआ लग रहा है कि सब तैरता हुआ है एक दूसरे पर, कोई जो है ना नॉर्मल फोर्स लगा ही नहीं रहा है, उसके पास शियर स्ट्रेंथ है ही नहीं, आराम से मूव करेंगे क्विक सैंड कंडीशन में। जैसे मन करे सैंड को, एक बच्चा भी जो है ना एक पूरे सैंड मास को जो है ना ऐसे सही से हिला सकता है, शियर स्ट्रेंथ है ही नहीं, इंटरग्रेनुलर स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो हो गए, राइट। तो ये केवल जो है ना सैंडी सॉइल में ही देखने को मिलेंगे डियर फ्रेंड्स। और जो है ना इस पर एक कंक्लूजन है, उसको भी देख लेते हैं। वी नो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज इक्वल टू ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 प्लस वाटर कंटेंट अपॉन 1 प्लस वाइड रेशियो। ये सब डेवलप कर चुके हैं प्रॉपर्टीज रिलेशनशिप में, ये डेवलप ही कर दिए हैं। एक और होता है जीएस एंड जीएसडब्ल्यू को हम एसई बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वाइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वाइड रेशियो, ये भी होता है। अब हमारा जो सॉइल मास है, क्विक सैंड कंडीशन वाला जो सॉइल मास है, क्विक सैंड कंडीशन में जो सॉइल मास है, तो पहले तो वो सबमर्ज होना चाहिए,
पूरी तरह से जो ना लबालब होना चाहिए पोर्स उसके वाटर से। तो जो ना सॉइल मास हमारा क्या एक्चुअल में सैचुरेटेड है। तो ये क्या है जीएम, जीएम, ये जो है ना जीएम, जीएम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड सॉइल मास है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जीएम मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमारा जो ना जो क्विक सैंड कंडीशन में सॉइल मास है वो क्या है सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड सॉइल मास है। तो सैचुरेटेड सॉइल मास की यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये है हमारा जीएम। सैचुरेटेड होने के कारण एस की वैल्यू 1 है। जो क्विक सैंड कंडीशन के अंडर जो हमारा सॉइल मास है वो जो है ना सैचुरेटेड है, सबमर्ज्ड है पूरी वाटर में, वाटर टेबल के नीचे है। तो इस वाले वैल्यू में पुट कर दो वो जी एस प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा गामा सेट माइनस गामा वाटर अपॉन गामा वाटर इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, ये चले जाएंगे जी एस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारा सबमर्ज है, गामा सबमर्ज अपॉन गामा वाटर। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल हाइड्रोलिक, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आईसीआर। तो आईसीआर का एक डेफिनेशन ये भी हो गया जी एस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई, राइट। दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, सिंपली दिया रहेगा क्वेश्चन में वो, या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है वाइड रेशियो 1 अपॉन वाइड रेशियो, एंड दिस इज आईसीआर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन क्विक सैंड कंडीशन। अ सॉइल हैज अ वाइड रेशियो ऑफ 0.75, वाइड रेशियो जो है ना ई की वैल्यू दिया हुआ है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.66, जीएस की वैल्यू दिया हुआ है, सो जीएस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई। आपका जो ना द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट विच क्विक सैंड कंडीशन विल अकर। तो ये फार्मूला होती है, पुट कर दिया। द pressure that does not have any measurable influence on the wide ratio of shearing resistance of the soil mass is called pore water pressure. The specific gravity and wide ratio of soil sample are G and E. ये हमारा G क्या है, GS है, और ये है द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये हो गया हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात बोल रही है। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन क्विक सैंड कंडीशन की बात हो रही है। वो ये वाला एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाएगा, जी एस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी। जी एस के जगह पर जी है, यहाँ से पुट कर। एंड ये एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए दे दिया, इट्स वेरी सिंपल, आप इजीली जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जो है ना पूरी तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस को समझ गए, और सीपेज फ्लो का इफेक्टिव स्ट्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लिए हैं। मेरे मित्रों, मैं ऐसा विश्वास कर सकता हूं कि आप इफेक्टिव स्ट्रेस, सीपेज का इन्फ्लुएंस, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्विक सैंड कंडीशन सैंडी सॉइल में ही एग्जिस्ट करता है, क्ले में नहीं एग्जिस्ट करता, इन सब बातों को समझ चुके हैं। और इस प्रकार जो है ना ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट मतलब कि एप्टीट्यूड लेवल का टेस्टिंग करता है, वहाँ पर आप पारंगत हो जाएंगे बढ़िया से, कोई नहीं हरा पाएगा आपको। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मेरे, आप खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, और आप जो है ना सफलता के चरम सीमा को जो है ना प्राप्त करे, ये मेरे दिल के गहराइयों से आपके लिए आशीर्वाद है। आगे बढ़कर आप खुद का नाम करें, समाज का नाम करें, देश का नाम करें, उसके बाद मेरा भी नाम करें। इतना शिक्षा आप लोग के लिए मेरे तरफ से है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, मुझे अपार हर्ष हुआ। यहीं पर इस सेशन को हम क्लोज करते हैं, फिर हम अगले सेशन में अगले कंटेंट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अलविदा।